नमस्कार। चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये मजेदार विश्लेषण। आज हम लोग एक ऐसी क्लासिक हिंदी लोक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सोना देने वाला पंखा। अक्सर होता क्या है ना, हम इन लोक कथाओं को बस बच्चों की कहानियां मानकर छोड़ देते हैं, पर सच कहूं तो इनके अंदर इंसान के मन और समाज की ऐसी गहरी सच्चाइयां छुपी होती हैं कि बस क्या कहें। तो आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कथा दो बिल्कुल अलग रास्तों के बीच एक साफ लकीर खींचती है। एक तरफ है अंधा लालच और दूसरी तरफ है इंसान की सच्ची और वाजिब जरूरत। ये पूरा सफर सच में बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो आइए देखते हैं मुद्दे की बात। क्या सच में किसी कबाड़ में पड़ा हुआ पुराना सामान किसी की किस्मत को पूरी तरह से पलट सकता है? यही इस कहानी का बेस है और सबसे बड़ा रहस्य भी। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव में धूल भांक रही एक बेकार सी चीज घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर देती है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मतलब ये हमें सिखाता है कि अफसर अक्सर वहां छुपे होते हैं जहां हमें उनके होने की सबसे कम उम्मीद होती है। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक बेहद अमीर और थोड़े से अहंकारी जमींदार से, जिसका नाम था रविशंकर। भाई रविशंकर की जिंदगी तो एकदम बढ़िया चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ? जंगल में एक भयानक आग लगी और उसकी 10 बीघा जमीन की फसल जलकर बिल्कुल राख हो गई। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस अचानक हुए नुकसान से घबराकर रविशंकर और उसकी पत्नी कौशल्या अपनी हवेली के उस पुराने कबाड़ वाले कमरे में जा पहुंचे। वहां उनके पूर्वजों का सामान सालों से बस धूल खा रहा था। और तभी अचानक उनकी नजर छत पर लटकते एक पुराने पंखे पर पड़ती है। अब यहाँ आती है सबसे दिलचस्प बात। रविशंकर का जो नुकसान हुआ था ना, वो था ठीक 1 लाख रुपए। कबाड़ वाले कमरे की उस भयानक गर्मी से परेशान होकर उसने बस ऐसे ही उस पुराने पंखे को चालू किया और थक कर बैठते हुए बस इतना कहा कि काश उसके 1 लाख रुपए वापस मिल जाएं। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह दंग रह गया जब उसने देखा कि उस चलते हुए पंखे से सचमुच हवा की जगह नोट गिरने लगे हैं। और जब उसने उन पैसों को गिना ना, तो वो एकदम सटीक 1 लाख रुपए ही थे। यहाँ से कथा का रुख एक बेहद मजेदार मोड़ लेता है। रविशंकर को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि ये कोई मामूली पंखा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो एक चमत्कारी चीज है। और यहीं पर इंसानी दिमाग का खेल शुरू होता है। अपनी पत्नी कौशल्या के उकसाने पर अब उनका लक्ष्य सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई करना नहीं रह गया था। अब उन्हें बिना किसी मेहनत के मुफ्त में असीमित धन और बहुत सारी संपत्ति चाहिए थी। इस बड़े बदलाव को ठीक से समझने के लिए थोड़ा लालच को समझते हैं। लालच का मतलब है स्वार्थ के लिए अपनी जरूरत से ज्यादा मांगने की एक अनियंत्रित इच्छा। रविशंकर की सबसे बड़ी गलती यही थी। हम लोग अक्सर जरूरत और लालच को मिला देते हैं, है ना? लेकिन ये परिभाषा क्लियर करती है कि लालच एक ऐसी सोच है जो किसी भी अच्छे अवसर या इस कहानी में उस जादू के पूरे फॉर्मूले को ही बर्बाद कर देती है। क्योंकि ये जादुई पंखा जरूरत के उसूल पर काम करता था, लालच के नहीं। और ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है जब हम देखते हैं कि लालच में इंसान कितना अतार्किक हो सकता है। रविशंकर ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पंखे के सामने खड़े होकर आक्रामकता से 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम मांग कर डाली। 1 करोड़ रुपए! और पता है इसका तुरंत नतीजा क्या निकला? पंखे ने उसी वक्त काम करना बंद कर दिया। उसमें से एक सिक्का तक नहीं निकला। जादू वहीं का वहीं खत्म हो गया, क्योंकि वो मांग किसी असली मजबूरी से नहीं बल्कि शुद्ध अंधे लालच से आई थी। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। यहाँ हमें एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जब पंखे ने पैसे देना बंद कर दिया तो उस अमीर और अहंकारी रविशंकर ने गुस्से में आकर उस पंखे को उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। वहीं दूसरी तरफ हवेली का एक बेचारा गरीब नौकर था अर्जुन। उसकी पत्नी गौरी बहुत बीमार थी और वो बस इस भयानक गर्मी में उसके लिए थोड़ी सी राहत चाहता था। जब अर्जुन ने एक पंखे की मदद मांगी तो रविशंकर ने बहुत ही ताने मारते हुए वही टूटा हुआ कबाड़ पंखा उसकी तरफ फेंक दिया। यहाँ एक तरफ जमींदार का अंधा अहंकार दिखता है और दूसरी तरफ एक लाचार इंसान का अपनी बीमार पत्नी के प्रति सच्चा दर्द। यहाँ से हमारी कहानी एक नई और काफी प्रेरणादायक दिशा में आगे बढ़ती है। अर्जुन उस टूटे हुए पंखे को अपने घर लाता है और किसी तरह एक मिस्त्री से उसे ठीक करवाता है। पर अब एक नई मुसीबत, उसके घर में तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। अपनी पत्नी गौरी को गर्मी से थोड़ी राहत दिलाने के लिए अर्जुन ने बड़े ही आदर के साथ अपनी पड़ोसी गंगा ताई से कुछ देर के लिए बिजली उधार मांगी। ये छोटी सी बात
उसकी ईमानदारी और बिना किसी स्वार्थ के अपनी पत्नी की देखभाल करने की सच्ची भावना को दिखाती है। अब जरा अर्जुन की किस्मत बदलने के कालक्रम पर गौर करते हैं। जब अर्जुन ने महीने भर के बिजली बिल के लिए 2000 रुपए की आशा की तो पंखे ने ठीक 2000 रुपए ही दिए। उसके बाद जब पत्नी के इलाज के लिए 10,000 रुपए की सख्त जरूरत पड़ी तो पंखे ने वो भी दे दिए। और आखिर में गरीबी से बाहर निकलने और एक इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए जब उसने फलों का एक छोटा व्यापार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे, जो कि एक बिल्कुल जायज मांग थी, तो पंखे ने उसे भी पूरा किया। ये कालक्रम पूरी तरह साफ कर देता है कि अर्जुन की कामयाबी का राज उसकी सच्ची और न्याय संगत जरूरतें थीं। अब बिजनेस के लिए पैसे मिलने के बाद अर्जुन ने अपनी मेहनत से उस काम को बहुत आगे बढ़ाया। वो एक बेहद सफल व्यापारी बन गया और उसकी वो छोटी सी झोपड़ी अब एक बड़ी सी आलीशान हवेली में बदल चुकी थी। सफलता आने के बाद भी वो एक नेक इंसान ही रहा, जो पड़ोसियों की खुलकर मदद करता था। पर दूसरी तरफ अर्जुन का ये बदलाव रविशंकर को अंदर ही अंदर खा रहा था। उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि उसका कल का एक गरीब नौकर आज इतना अमीर कैसे हो गया। और फिर क्या था, उसने इस राज की तह तक जाने का फैसला कर लिया। अब कहानी में तनाव एकदम अपने चरम पर है। एक बड़ा सवाल उठता है, क्या रविशंकर का लालच एक बार फिर से जागेगा? इसका जवाब है बिल्कुल। रविशंकर चुपके से अर्जुन के घर की जासूसी करता है और अपनी आंखों से देखता है कि अर्जुन का पंखा अब सोने चांदी के गहने उगल रहा है। भाई, ये देखते ही रविशंकर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके दिमाग का वो लालची हिस्सा तुरंत उस जादुई पंखे को अर्जुन के घर से चुराने की योजना बनाने लगता है। कहानी जब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है तो हमें दोनों इंसानों के नतीजों में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। जब क्लाइमैक्स में दोनों के पास वो पंखा मौजूद था तो क्या हुआ? अर्जुन ने जो गहने पाए वो उसने तुरंत अपने पड़ोसी रामदयाल चाचा की बेटी की शादी के लिए दान कर दिए। वहीं दूसरी ओर रविशंकर ने जब वो पंखा चुराया और अपनी हवेली लाया तो पंखे ने कुछ नहीं दिया। उल्टा उसके लालच की ऐसी सजा मिली कि उसकी तिजोरी का सारा पैसा मिट्टी बन गया और उसकी पत्नी कौशल्या के सोने के गहने लोहे में बदल गए। इन नाटकीय घटनाओं के बाद कहानी आखिरकार अपने समाधान की ओर बढ़ती है। रविशंकर की हवेली में उस जादुई पंखे से अचानक रंग बिरंगी किरणें निकलने लगती हैं, एकदम किसी फिल्म के सीन की तरह। और उन किरणों के बीच से रविशंकर के ही एक परदादा की आत्मा बाहर आती है। यही वो पल है जब कहानी का सारा राज खुल जाता है और हमें वो आखिरी सच पता चलता है जिसके आसपास ये पूरी कथा रची गई थी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्मा ने जो कहा उसमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई थी। मुझे मुक्ति तब मिलनी थी जब मैं जरूरतमंदों की मदद करूं। ये असल में कर्मों का सिद्धांत है। परदादा खुद एक जमींदार थे जो अपने ही कर्मों की वजह से इस पंखे में कैद थे। इस बात से ये शीशे की तरह साफ हो जाता है कि पंखे के अंदर का सारा जादू हमेशा से सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करने और अपने कर्म सुधारने के लिए था, न कि रविशंकर जैसे लालची लोगों का स्वार्थ पूरा करने के लिए। परदादा की इस आखिरी सीख को हम 3 बहुत ही सरल बातों में समझ सकते हैं। पहला, कभी लालच मत करना। दूसरा, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना। और तीसरा, हमेशा उतना ही मांगना जितनी वाकई में जरूरत हो। जब रविशंकर ने रो रो कर अपनी गलती मानी और इन तीनों नियमों को जिंदगी भर मानने का पक्का वादा किया, तब जाकर उसका मिट्टी बना धन वापस असली पैसों में बदला। और इस तरह परदादा की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और पूरे गांव में फिर से शांति छा गई। आज के इस मजेदार विश्लेषण को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। इस पर मनन करना जरूरी है कि आज के इस तेज तर्रार और आधुनिक जमाने में क्या हमारी इच्छाएं सच में हमारी जरूरतें हैं या फिर वो बस हमारा छुपा हुआ लालच है। सोना देने वाला पंखा की ये कथा हमें बहुत ही खूबसूरती से याद दिलाती है कि हमारी ज़रूरतें तो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच का कभी कोई अंत नहीं होता। ये विश्लेषण सच में कुछ नया और गहरा सोचने पर मजबूर कर देता है। तो हमारे इस सफ़र में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।